नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पेपर 2 से रिलेटेड जो आपका सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट सिलेबस है, उसमें हम दोस्तों पेपर 2 का आज हम कवर करेंगे वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो आपके सिलेबस का है दोस्तों, उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो सकता है, ओके, इन सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। ये सारा क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, तो पूरा देखिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इससे पहले भी हमने कई सारे टॉपिक अभी तक आपके सामने हम डिस्कस कर चुके हैं। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट से रिलेटेड हम बहुत सारा क्वेश्चन कंसेप्ट डिस्कस किए हैं। वाटर रीयूज एंड रिक्लेमेशन से डिस्कस किए हैं। लास्ट डे कल ही हमने बायोमेडिकल वेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किया है दोस्तों। आप यदि नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों प्लेलिस्ट में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं पेपर 2 का जो बहुत सारा टॉपिक हमने डिस्कस किया है इन दिनों क्वेश्चन के माध्यम से, साथ साथ कंसेप्ट भी बताए हैं दोस्तों, तो आप जाके उसको जरूर देखें। ओके दोस्तों, सारा क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड रहेगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, इन विच ईयर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड। पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम था दोस्तों किस साल पास हुआ था, ये आप सभी जानते होंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भले ही आसान लगे लेकिन अक्सर पूछा जाता है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये तो आपके सिलेबस का है ही दोस्तों, साथ साथ आप अदर जीएस का भी पढ़ते होंगे तो उसमें भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट पड़ता है। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में दोस्तों इसको पास किया गया था। ओके, तो याद रखिएगा 1986। देखिए इसके बारे में और थोड़ा वो जानकारी ले लीजिए। द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया 1986, मतलब संसद में इसको 1986 में इसको पास किया गया अंडर आर्टिकल 253, अनुच्छेद दोस्तों 253 अनुच्छेद के अंतर्गत है, इसको रखा गया है। इट केम इनटू फोर्स ऑन, मतलब लागू कब से हुआ है तो 19 नवंबर 1986 को। 19 नवंबर 1986 से ये लागू हो चुका है। सब लोग क्या जानते हैं कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन 1986 का है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर क्वेश्चन ट्विस्ट किया कर दिया जाए कि कब से लागू कब से हुआ, तो 19 नवंबर 1986 ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो सकता है। और आर्टिकल 253 है कॉन्स्टिट्यूशन का। The purpose of this act was to implement the decision of the UN Conference on the Human Environment। इसका उद्देश्य क्या था, क्यों ये लागू किया गया? तो देखिए दोस्तों, समय समय पर जो यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन वो अपना कोई ना कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह करती रहती है या सुझाव देती रहती है। जैसे हाल ही फिलहाल में दोस्तों आपने सुना होगा WHO ने भारत के कुछ कप सिरप को बैन लगा दिया है कि इसके कप सिरप को यूज़ मत कीजिए, क्योंकि इससे गाम्बिया में आपने सुना होगा, गाम्बिया जो सेनेगल के आसपास कंट्री है, वेस्टर्न अफ्रीका के कंट्री, वहाँ पर 66 के आसपास बच्चों की डेथ हो गई है। किडनी फेलियर हो गया था, वहाँ पर किडनी में प्रॉब्लम हो गया था कप सिरप पीने से। ओके, तो इसी WHO क्या है तो यूनाइटेड नेशन का एक अंग है। तो यूनाइटेड नेशन समय समय पर निर्देश देती रहती है कि आपको इस प्रकार से काम करना चाहिए, अपने इन्वायरमेंट से रिलेटेड, या किसी प्रकार का नुकसान न हो किसी को, मतलब ओवरऑल प्लेनेट को बचाना है। एम तो यही है, प्लेनेट को हमको कंजर्व करना है, उससे रिलेटेड। तो ये भी घटना ध्यान रखिएगा कि गाम्बिया में दोस्तों घटना जो हुई थी, लगभग 66 बच्चे की डेथ हो गई। गाम्बिया वेस्टर्न अफ्रीका का एक कंट्री है, सेनेगल के पास है। और वो कंपनी कौन थी तो मेडेन फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, सोनीपत हरियाणा की। ओके, उस पर जाँच अभी चल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात थी। तो UN कॉन्फ्रेंस जो हुआ था ह्यूमन इन्वायरमेंट पे, मानव पर्यावरण पे जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसी चीज़ को लागू करने के लिए, उसके उद्देश्य को लागू करने के लिए ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 लागू किया गया था, पास किया गया था। और उससे पहले एक घटना भी आपको पता होगा, 1984 में दोस्तों भोपाल गैस ट्रेजेडी हो गया था। भोपाल गैस ट्रेजेडी, या इसको भोपाल गैस त्रासदी भी कहते हैं, मध्य प्रदेश भोपाल में 1984 3-4 दिसंबर के रात में दोस्तों, 3 दिसंबर का रात और 4 दिसंबर के मॉर्निंग में कह सकते हैं कि वहाँ जो मिथाइल आइसोसाइनेट जो कंपनी थी, वहाँ पर तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का लीक हो गया था। यूनियन कार्बाइड जो कंपनी का नाम था, यूनियन कार्बाइड, जो पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चर करती थी मिथाइल आइसोसाइनेट का। ऑब्वियसली वहाँ पर सही से रेगुलेशन नहीं हुआ था, तो वो कहीं न कहीं से लीक कर गया मिथाइल आइसोसाइनेट, पूरा मतलब सिटी में फैल गया था। बहुत सारे आदमी की उस रात में डेथ हो गई थी। ओके, उस पर एक मूवी भी बना हुआ है, आप हो सकता है देखे हों, तो भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो 1984 की घटना थी दोस्तों, बहुत बड़ी त्रासदी थी उन दिनों। और इसी से रिलेटेड इसको भी ध्यान में रखकर 1986 में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया था, कानून, ताकि इन सब चीज़ों पर निगरानी रखा जा सके। तो याद रखिएगा 1986 बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, 19 नवंबर से ये लागू हुआ था। और इसके बारे में देखते हैं पॉइंट्स। EPA एक्ट 1986 एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन द वेक ऑफ द भोपाल गैस ट्रेजेडी। देखिए भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुआ था उन दिनों,
और भोपाल डिजास्टर, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 अंडर आर्टिकल 250 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब उसको ध्यान में रखते हुए भी, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था उसको ध्यान में रखते हुए भी उस पर निगरानी रखा जा सके। इस प्रकार का बहुत सारा कंपनी हमारे देश में जो पेस्टिसाइड का निर्माण करती है, या जैसे फायर क्रैकर में आए दिन आप सुनते होंगे, या बायोमेडिकल वेस्ट को रिलेटेड जितना भी बड़ा बड़ा हॉस्पिटल्स है या छोटा भी हॉस्पिटल्स है, वेटनरी सेंटर है, आपका क्लिनिक्स है, लेबोरेटरी वगैरह है, ये सब जो अपने वेस्ट का सही से डिस्पोजल वगैरह नहीं करते हैं, तो उन पे निगरानी रखने के लिए ये बनाया गया था। पास्ड इन मार्च 1986, मार्च 1986 में इसको पास किया गया था। केम इनटू फोर्स ऑन 19 नवंबर 1986। तो याद रखिएगा, मार्च 1986 में कह सकते इसको पास किया गया था, लेकिन लागू हुआ था 19 नवंबर 1986 को। इट हैज़ 26 सेक्शन एंड 4 चैप्टर। ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसके अंदर 26 सेक्शंस हैं और 4 चैप्टर है। ऑल राइट, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1986, वाज नेवर अमेंडेड। उसके बाद दोस्तों जो ईपीए बना है, कभी भी इसमें सुधारने व किसी प्रकार का संशोधन नहीं हुआ है। ओके, द पर्पस ऑफ द एक्ट इज टू इम्प्लीमेंट द डिसीजन ऑफ द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट। ये भी ध्यान रखिएगा कि इसका उद्देश्य क्या था, ये ईपीए 1986 को लागू करने का इसका पर्पस क्या था। तो यूनाइटेड नेशन का जो ह्यूमन एनवायरनमेंट पर कॉन्फ्रेंस हुआ था एक, उसको मतलब इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए। नेक्स्ट, they relate to the protection and improvement of the human environment and the prevention of hazards to human beings, other living creature, plants and property. They relate to the protection and improvement, मतलब ऑब्वियसली ह्यूमन का मतलब प्रोटेक्शन करना है, इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन करना है, हेजार्ड से जो भी मतलब खतरा वगैरह हो सकता है, चाहे ह्यूमन को हो या इन्वायरमेंट को हो, उन सभी चीज़ से प्रोटेक्शन करने के लिए इसको बनाया गया था। क्रिएचर है, मतलब जो भी लिविंग क्रिएचर है, जीव जंतु हैं, प्लांट्स हैं, ओवरऑल मतलब प्लेनेट को कंजर्व करना है। एक ही तो पूरे यूनिवर्स में दोस्तों अभी तक जो लाइफ है शायद एग्जिस्ट कर रहा है, जो हमारे सोलर सिस्टम हो या यूनिवर्स में, खोज तो चल ही रहा है कि पृथ्वी पर ही सिर्फ लाइफ है। तो ये भी अगर इसको भी हम ख़त्म कर देंगे तो फिर सब खत्म हो जाएगा। द एक्ट इज एन अम्ब्रेला लेजिस्लेशन डिजाइन टू प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट कोऑर्डिनेशन ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द वेरियस सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटीज एस्टेब्लिश्ड अंडर प्रीवियस लॉज सच एज द वाटर एक्ट एंड द एयर। देखिए, इससे पहले वाटर एक्ट बन गया था, आपको पता होगा, वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट 1974 में बना था, वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट। ओके, और इसी से 1981 में एयर प्रिवेंशन कंट्रोल भी बना था, एयर को प्रिवेंट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए 1981 में बनाया गया था। ये सब पहले बन गया था, लेकिन दोस्तों इसको फिर बाद में 1986 जो इन्वायरमेंट हमारा प्रोटेक्शन एक्ट था उसके अंदर इसको लाया गया है। ओके, देखिए ये शब्दावली याद रखिएगा दोस्तों, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन, इसी को याद रखिएगा। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है इसी को अम्ब्रेला लेजिस्लेशन भी बोलते हैं अदर भाषा में, दोनों साइनोनिम्स के रूप में यूज़ किया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, कभी कभी हो सकता है कि ये अम्ब्रेला लेजिस्लेशन एक्ट क्या था, तो वही इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो आपका, वही आपका इन्वायरमेंट अम्ब्रेला लेजिस्लेशन भी है। तो देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन पे हम कितना डीपली डिस्कस कर रहे हैं, और हिंदी इंग्लिश का कोई लोचा नहीं दोस्तों। आप जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो आसानी है ही, और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी है वो भी आप आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि हम सारा चीज़ हिंदी में ही डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, अदर इंपॉर्टेंट एक्ट बाय द इंडियन गवर्नमेंट फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इस एक्ट के द्वारा और जो दूसरा मतलब कई सारा जो एक्ट बनाया गया। देखिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कब आया था, तो 1972 में। प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट, देखिए जो जानवरों पर जो अत्याचार वगैरह हो रहा है, या कह सकते हैं गो हत्या वगैरह, उससे रिलेटेड एक्ट है, 1960 में आया है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में। रिसाइक्लेबल प्लास्टिक्स मैन्युफैक्चरिंग एंड यूजेज रूल्स 1999 में आया है। CND कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलेशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2006 में आया है। सब EPA के अंदर ही आया है, सब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू ही मतलब इस सबको और अलग अलग एक्ट लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेडियो एक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट इन आवर कंट्री इज गवर्नड अंडर, जो हमारा रेडियो एक्टिव वेस्ट है हमारे देश में किसके अंतर्गत आता है। ओके, हेजार्डस वेस्ट के अंतर्गत आता है, एटॉमिक आपका एनर्जी वेस्ट के अंतर्गत आता है, एटॉमिक एनर्जी एक्ट के अंदर आता है, या इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन 1986 के अंतर्गत आता है, या बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स 1998। मतलब जो भी रेडियो एक्टिव वेस्ट हमारे कंट्री में जनरेट होता है, रेडियो एक्टिव वेस्ट कहाँ से जनरेट होगा, ऑब्वियसली आपका जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट से रेडियो एक्टिव वेस्ट जनरेट हो सकता है। लेबोरेटरी जो बड़ा हो सकता है, साइंस का लेबोरेटरी हो सकता है, स्कूल वगैरह जो रिसर्च लेबोरेटरी हो सकता है दोस्तों, वहाँ से ये रेडियो एक्टिव वेस्ट जहाँ भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का यूज़ होता होगा वहाँ से ये वेस्ट जनरेट हो सकता है। तो रेडियो एक्टिव वेस्ट किसके अंतर्गत आता है,
तो ये आता है दोस्तों, इसके लिए अलग से बना के एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, इसको एटॉमिक एनर्जी 90 एक्ट जो 1962 है इसके अंतर्गत रखा गया है। ऑलराइट, ध्यान रखिएगा। देखिए, रेडियोएक्टिव वेस्ट इज हैजार्डस वेस्ट, ये भी अपने आप में हैजार्डस वेस्ट है। हैजार्डस वेस्ट मतलब जो खतरा पैदा कर सकता है, बहुत जल्दी खतरा पैदा कर सकता है, बहुत मतलब बुरा हार्मफुल इफेक्ट कह सकते हैं। एज इट इमिट्स रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स होता है, रेडियोएक्टिव रेज होता है, विच इफ नॉट प्रॉपरली मैनेज्ड कैन बी रिस्क टू ह्यूमन हेल्थ एंड द एनवायरमेंट। अगर उसको प्रॉपरली सही से मैनेज नहीं किया गया, प्रॉपर उसको ध्यान नहीं दिया गया, उसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया, तो ह्यूमन और पर्यावरण के लिए भी बहुत मतलब रिस्क हो सकता है। Radioactive waste management in India is governed by the Atomic Energy Safe Disposal of Radioactive Waste Rules AERB 1987। देखिए, इसको मतलब जो रेडियोएक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है उसको 1987 में लाया गया है, लेकिन ये रूल्स बना किसके अंतर्गत है, तो 1962 जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट है उसके अंतर्गत इसको रखा गया है। 1987 दीज रूल्स बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एटॉमिक एनर्जी एक्ट, ये जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट है उसका इंटीग्रल पार्ट है, अभिन्न अंग है। एज पर दीज रूल्स इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी यूजर ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल। इस रूल के अंतर्गत देखिए क्या है कि जो भी इसका यूज़र है उस सभी के लिए अनिवार्य है, मैंडेटरी है कि टू ऑब्टेन ऑथोराइजेशन फ्रॉम द AERB, जो भी मतलब रेडियोएक्टिव मटेरियल्स का यूज़ करते हैं, उसका एलिमेंट का यूज़ करते हैं, उसको AERB एटॉमिक एनर्जी जो रेडियोएक्टिव पोल्यूशन है उससे आपको एक प्रकार से ऑथोराइजेशन लेना पड़ेगा, अधिकार लेना पड़ेगा फॉर द डिस्पोजल ऑफ रेडियोएक्टिव सोर्सेज और वेस्ट। जो भी आपका रेडियोएक्टिव आपका वेस्ट है उसको डिस्पोजल करने के लिए आपको AERB से ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, रेडियोएक्टिव वेस्ट अलग से, इसको बायोमेडिकल वेस्ट या हैजार्डस वेस्ट के अंतर्गत मत रखिएगा, इसको जो रेडियोएक्टिव वेस्ट है हमारा एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 के अंतर्गत रखा गया। ओके, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट तो हम पढ़ लिए हैं, इसको जितना पढ़िएगा दोस्तों ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प करेगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन तो आना ही आना, 100% क्वेश्चन दोस्तों। EPA 1986 authorized the central government to protect and improve environment quality control and reduce pollution from all sources and prohibit of the restrict the setting and operation of any industrial facility of the environment grounds। EPA के अंदर वही रखा गया कि मतलब पूरे आपको environment को कंट्रोल करना है, उसके क्वालिटी को कंट्रोल करना है, पोल्यूशन को कम से कम करना है। नेक्स्ट देखिए, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 1998। जो बायोमेडिकल वेस्ट है और उसका हैंडलिंग रूल्स 1998, उसमें क्या कि आर फॉर द मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट। ये जो बायोमेडिकल वेस्ट हॉस्पिटल्स वगैरह से जो वेस्ट निकलता है उसके मैनेजमेंट ये हैंडलिंग के लिए है। जनरेटेड फ्रॉम हॉस्पिटल्स, कहाँ से जनरेट होता है, हॉस्पिटल से जनरेट हो सकता है, क्लिनिक से हो सकता है, अदर इंस्टीट्यूशन फॉर साइंटिफिक मैनेजमेंट और बायोमेडिकल वेस्ट, और कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन है उससे वहाँ से भी जनरेट हो सकता है। द हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स handling and transboundary movement rules 2008 ensure the safe handling, generation, processing, treatment, package, storage, transportation and disposal of hazardous waste excluding exhaust gases and waste water। देखिए, जो हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स है 2008, इसके अंतर्गत क्या है कि जो भी आपका हैजार्डस वेस्ट है उसके प्रोसेसिंग के रिलेटेड, जनरेशन, उसका किस प्रकार से हैंडलिंग करें, सेफ हैंडलिंग, ट्रीटमेंट कैसे होगा, उसके पैकेजिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट रिलेटेड, ये सारी बातें को कौन करता है, तो हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स ये उसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस विथ रेफरेंस टू इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम ISO इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा, ये ISO क्या है, तो दोस्तों इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं। तो करेक्ट सीक्वेंस विथ रेफरेंस टू इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, जो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है ISO 1401 के अंतर्गत, उसका सीक्वेंस क्या है, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम का सीक्वेंस क्या, पूरा क्रम क्या, वो आपको बताना है। फर्स्ट है इन्वायरमेंटल पॉलिसी बनाना, फिर है इम्प्लीमेंटेशन ऑपरेशन, चेकिंग एंड करेक्टिव एक्शंस, मैनेजमेंट रिव्यू। सेकेंड है इम्प्लीमेंटेशन ऑपरेशन, सबसे पहले आप लागू कीजिए, गलत बात है। इम्प्लीमेंटेशन ऑपरेशन ये भी गलत बात दोस्तों। स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो सबसे पहले हम इन्वायरमेंटल पॉलिसी बनाएंगे, क्या सबसे पहले पॉलिसी बनाएंगे, फिर उसको लागू करेंगे, फिर चेक करेंगे कहीं कुछ गड़बड़ी वगैरह तो नहीं है, और मैनेजमेंट बाद में उसको हम फिर रिव्यू करेंगे। तो सबसे पहले क्या, तो पॉलिसी निर्माण होगा, इन्वायरमेंटल पॉलिसी। तो ये कुछ उसका सीक्वेंस रह सकता है। देखिए, To implement an environmental system, environmental management system in an organization, 4 steps need to be taken। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, संगठन में इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम को लागू करने के लिए आपको 4 स्टेप्स की जरूरत पड़ती है। फर्स्ट ऑफ ऑल है इन्वायरमेंटल प्लानिंग, मतलब इसमें आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, आपको पॉलिसी निर्माण करना पड़ेगा, पॉलिसी बनाना पड़ेगा। ऑलराइट, फिर है इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशन, उसको किस प्रकार से हम इम्प्लीमेंट करें, लागू करें, और किस प्रकार से उसको रन करें, ऑपरेट करें, ये। नेक्स्ट है आपका चेकिंग एंड करेक्टिव एक्शंस,
उसको मतलब बार बार आपको चेक करना पड़ेगा कि या किसी प्रकार का गलतियां हो गई है तो आपको प्रूफ रीडिंग वगैरह करना पड़ेगा, चेकिंग इन करेक्टिव एक्शंस इन द लास्ट मैनेजमेंट एनालिसिस, बाद में आपको रिव्यू करना पड़ेगा या उसका मैनेजमेंट आपने भी जो भी मतलब इन तीनों स्टेप में किया है उससे किसी प्रकार का नुकसान तो नहीं रहा, उसका एनालिसिस वगैरह करना पड़ेगा। ओके, तो ये कुछ 4 स्टेप्स आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको याद रखिएगा प्लानिंग या पॉलिसी करना है, देन इम्प्लीमेंटेशन। देखिए इन्वायरमेंटल प्लानिंग के अंतर्गत क्या करते हैं, प्लानिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेजेस इन द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। ये प्लानिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज है जब हम किसी इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम को बिल्डअप करते हैं। फॉर दिस द फॉलोइंग मस्ट बी डिटरमाइंड, इसके लिए आपको 3-4 चीज़ें को मतलब ध्यान में रखना पड़ेगा। द ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशन का जो संगठन का इन्वायरमेंटल पॉलिसी क्या है उसको देखना पड़ेगा। फिर है इन्वायरमेंटल मैटर्स, वहाँ जो भी पर्यावरण संबंधी बातचीत वगैरह है उन सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। लीगल प्रोसीड्यूर एंड अदर रिक्वायरमेंट, जो कानूनी क्या क्या प्रोसीड्यूर हो सकता है उसकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं ध्यान में रखना पड़ेगा, ज़रूरतें को। जनरल ऑब्जेक्टिव्स एंड स्पेसिफिक टारगेट, जो सामान्य ऑब्जेक्टिव्स आपका जो भी हो सकता है उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट और इन सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। नेक्स्ट आपका इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन में क्या कीजिएगा, फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम इट इज रिकमेंडेड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप रिसोर्सेज एंड सपोर्ट मैकेनिज्म नेसेसरी टू परफॉर्म इन्वायरमेंटल पॉलिसी। इसके अंतर्गत वो सारा रिसोर्सेज को आपको मतलब ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा जो इसको सपोर्ट करे, इन्वायरमेंटल प्लानिंग आपके पॉलिसी को सपोर्ट करे। ओके, फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ईएमएस इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए यहाँ भी कुछ स्टेप्स हैं उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट है स्ट्रक्चर एंड अकाउंटेबिलिटी, सेकंड है ट्रेनिंग इन अवेयरनेस, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, जो भी इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करना होगा वो करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट को कंट्रोल करना पड़ेगा, ऑपरेशनल कंट्रोल है, प्रिवेंशन है, कुछ अगर मतलब निगरानी रखना है तो वो करना पड़ सकता है। ऑलराइट, ये सारा स्टेप था दोस्तों, इनको आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2001, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों प्लास्टिक वेस्ट। प्लास्टिक बहुत ज़्यादा चर्चा में 2022 में तो और बहुत ज़्यादा चर्चा में है दोस्तों, क्योंकि प्लास्टिक बैन हो चुका है। 1 जुलाई 2022 से प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है, सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया गया दोस्तों। बहुत सारा जो प्रोडक्ट है, आप पहले लस्सी पीते थे तो लस्सी में जो आपका स्टिक देता था उसको भी बैन कर दिया गया। आप देखे होंगे जो लस्सी आता था दोस्तों प्लास्टिक के बोतल में, एक प्रकार का प्लास्टिक का बना होता था जो पहले छोटा वाला पैक में टेट्रा पैक, उसको भी मतलब हटा दिया गया है। तो कई सारे मतलब कंपनी को नुकसान भी हुआ है, लेकिन उसका कुछ ऑल्टरनेटिव उन सब ने भी ले आया है, तो ये अच्छी चीज़ें थी। तो प्लास्टिक इन दोनों चर्चा में था, इससे रिलेटेड सारा रूल्स आपको पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 100% आएंगे। देखिए जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2011 है, रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक शुड बी डन अकॉर्डिंग टू, उसमें प्लास्टिक का जो हमको रिसाइकलिंग करना है उसके लिए क्या स्टैंडर्ड, क्या मानक है। देखिए IS या ISO में मतलब क्या, इंडियन स्टैंडर्ड, जो कुछ मानक तय करती है सरकार, उसके लिए कुछ नंबर जारी करती है दोस्तों कि इसके अनुसार आपको ऐसा करना पड़ेगा वो है। तो फर्स्ट है इंडियन स्टैंडर्ड 14,852 1991, दूसरा है इंडियन स्टैंडर्ड 17,088 2008, थर्ड है दोस्तों इंडियन स्टैंडर्ड 9833 1981 और फोर्थ है इंडियन स्टैंडर्ड 14,534 तो 1998। तो याद रखिएगा रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक को हमको रिसाइकलिंग करना है तो उसके लिए हमको इस स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ेगा। इंडियन स्टैंडर्ड 14,534 1998, 14,534 1998 को हमको इसको फॉलो करना पड़ेगा। ऑलराइट, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए इंडियन स्टैंडर्ड 14,534 प्रेस्क्राइब गाइडलाइंस फॉर द सेलेक्शंस सेग्रीगेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। ये मतलब वो प्रेस्क्राइब करता है, वो सारी चीज़ें बताता है, वो गाइडलाइंस सारी गाइडलाइंस इसके अंदर है कि किस प्रकार से आपको प्लास्टिक वेस्ट को सिलेक्शन करना है, उसका सेग्रीगेशन अलग अलग करना है, बाद में उसका प्रोसेसिंग वगैरह और प्लास्टिक वेस्ट उसको रिसाइकिल से संबंधित सारी बातें उसके अंतर्गत आपको बताया गया है इंडियन स्टैंडर्ड 14534। देखिए इंडियन स्टैंडर्ड 17,088, ये भी याद रखिएगा प्लास्टिक वेस्ट से रिलेटेड है। स्टैंडर्ड स्पेसिफिक प्रोसीड्यूर आर रिक्वायरमेंट फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड लेबलिंग ऑफ प्लास्टिक एंड प्रोडक्ट मेड फ्रॉम प्लास्टिक डेट आर सुटेबल फॉर रिकवरी थ्रू एरोबिक कंपोस्टिंग। ये एरोबिक कंपोस्टिंग है प्लास्टिक वेस्ट से हमको कैरी बैग हमारा होता है उसके कंपोस्टिंग से रिलेटेड अगर पूछे दोस्तों तो याद रखिएगा 1708 1788 2008, ये जो 1788 है कंपोस्टिंग कैरी बैग्स का या प्लास्टिक अगर बैग्स का अगर आपको प्रोसेसिंग करना है, कंपोस्टिंग करना है तो उसके लिए इंडियन स्टैंडर्ड 17,088 को आपको फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ हमको रिसाइकलिंग करना था, ऑब्वियसली रिसाइकलिंग करना था तो याद रखिएगा वो आपका था 14,534 वाला। ये दोनों स्टैंडर्ड्स को आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।
कुछ और इंडियन स्टैंडर्ड को देखते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड 14,852 क्या था, कवर द रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लैकी ग्रेफाइट ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडस्ट्री, ये ग्रेफाइट से रिलेटेड है। और 9833 ये क्या है, तो कवर द लिस्ट ऑफ पिगमेंट्स एंड कलरेंट फॉर यूज इन प्लास्टिक एंड कॉन्टैक्ट विद फूड स्टफ, फार्मास्यूटिकल एंड ड्रिंकिंग वाटर, ये वाटर से रिलेटेड है। दोस्तों आपने अगर कभी किसी फूड अच्छे मतलब जो ब्रांडेड कंपनी का कोई अगर फूड आइटम खरीदा होगा, जैसे बीकाजी का कभी भुजिया खरीदेंगे तो देखिएगा बीकाजी के भुजिया के अगर पीछे वाले डोर्सल साइड में देखिएगा वहाँ पर लिखा रहता है जो फूड स्टफ है, जो भी फूड स्टफ है, फूड प्रोडक्ट होता है वो किस इंडियन स्टैंडर्ड को फॉलो करता है, तो इंडियन स्टैंडर्ड 9001, इंडियन स्टैंडर्ड 9001 को फॉलो करता है, या 22,000, इंडियन स्टैंडर्ड 9001 या इंडियन स्टैंडर्ड 22,000 को फॉलो करता है। ओके, आप बीकाजी का भुजिया आप देखिएगा उसके पीछे ये लिखा रहता है इंडियन स्टैंडर्ड 9001 या इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन 22,000 को फॉलो करना पड़ता है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि इंडियन स्टैंडर्ड जो भारतीय मानक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स डील्स विद द फेजिंग आउट ऑफ क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग्स। देखिए क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग्स के डिस्पोजल के लिए हम कौन सा रूल फॉलो करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स डील्स विद, या कौन सा रूल फॉलो किया जाता है क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग के फेजिंग मतलब उसके डिस्पोजल के लिए। फर्स्ट है हेजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, क्या 2016 वाला रूल्स हम फॉलो करते हैं हेजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट का। सेकेंड आपका बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2018। थर्ड है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। इसमें से आपको मतलब कौन सा थर्ड 1 to 3 में से कौन सा रूल फॉलो किया जाता है प्लास्टिक वेस्ट या क्लोरिनेटेड प्लास्टिक वेस्ट के डिस्पोजल के लिए। तो याद रखिएगा दोस्तों, क्लोरिनेटेड प्लास्टिक वेस्ट के डिस्पोजल के लिए हम सेकंड वाला सिर्फ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल्स 2018 को फॉलो करते हैं। ओके, 2 ऑप्शन ओनली है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2018। देखिए इसको और अच्छे से समझते हैं। देखिए दोस्तों, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स या अमेंडेड रूल्स 2018 इसको देखते हैं। ये क्या है, तो बायोमेडिकल वेस्ट जनरेटर इंक्लूड हॉस्पिटल्स। ऑब्वियसली बायोमेडिकल जो जनरेटर क्या हो सकता है, कहाँ से बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता है, तो आपका हॉस्पिटल से हो सकता है, नर्सिंग होम से हो सकता है, क्लिनिक्स है, डिस्पेंसरीज है, वेटनरी इंस्टीट्यूशन, वेटनरी मतलब जहाँ पर मवेशियों का इलाज किया जाता है, एनिमल हाउसेज हो सकता है, पैथोलॉजिकल लेबोरेटरीज, ब्लड बैंक हो सकता है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हो सकता है, एंड क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट विल हैव टू फ्लेज आउट। इन सब के यहाँ से यदि क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग लीड होता है तो विल हैव टू फेज आउट क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग एंड ग्लोव्स बाय मार्च 27, 2019, हेंस 2 इज करेक्ट। देखिए यहाँ सबसे जो प्लास्टिक बैग निकलता है क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग दोस्तों, उसको आपको बायोमेडिकल जो वेस्ट हैंडलिंग रूल्स 2018 है उसके अंतर्गत उसका डिस्पोजल करना है। ये रूल्स में लिखा गया है कि इन सब जगह से जो भी जगह हम यहाँ बात किए, चाहे हॉस्पिटल्स हो सकता है, नर्सिंग होम, वेटनरी होम्स हो सकता है, पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी हो सकता है, ब्लड बैंक, यहाँ सबसे जो क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग्स, ये टर्मिनोलॉजी ध्यान रखिएगा, क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग्स अगर वहाँ से जनरेट हो रहा है तो उनको फेस करने के लिए, उसको मतलब डिस्पोज करने के लिए हम ये बायोमेडिकल हैंडलिंग रूल्स 2018 का इसको फॉलो करेंगे। ओके, नेक्स्ट है थोड़ा बहुत हेजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट 2016 को भी देख लीजिए क्या था उन दिनों उस रूल्स में। फॉर द फर्स्ट टाइम रूल्स हैव बीन मेड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन हेजार्डस वेस्ट एंड अदर वेस्ट। देखिए ये हेजार्डस वेस्ट था 2016 में जो बनाया था, इसमें हेजार्डस को और दूसरे वेस्ट से डिस्टिंग्विश करने के लिए ये इसमें सबसे पहले इसमें बताया गया था। अदर वेस्टेज जो और दूसरा वेस्ट है उसमें वेस्ट टायर हो सकता है, आपको पेपर वेस्ट है, मेटल स्क्रैप है, यूज इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो सकता है जिसको ई वेस्ट कहते हैं, एंड आर रिकॉग्नाइज्ड एज ए रिसोर्स फॉर रिसाइकलिंग एंड रीयूज। और उसमें से देखेंगे कि हम किसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, किसका हम रीयूज कर सकते हैं, तो अदर टाइप ऑफ वेस्ट में इन सबको रखा गया था। These resources supplement the industrial processes and reduce the load on the virgin resource of the country. Hence, one is incorrect as it is doesn't have any provision for phasing out plastic bags. देखिए जो फर्स्ट हमारा जो यहाँ है कि हेजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, तो हेजार्डस वेस्ट 2016 में किसी प्रकार का क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग्स पे बात नहीं किया गया था, इसलिए वो आंसर तो नहीं होगा। देखिए प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, देखिए प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स दोस्तों इसको अच्छे से आपको जानकारी रखना चाहिए, ये एग्जाम में 100% क्वेश्चन आने की संभावना है। देखिए इंक्रीज द मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लास्टिक कैरी बैग्स फ्रॉम 40 to 50 माइक्रोन। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, 2016 का रूल है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट 2016, इसमें क्या कहा गया था कि जो आपका प्लास्टिक की थिकनेस है, मिनिमम थिकनेस आप 40 जो पहले था उसको 50 करना है। देखिए सबसे पहले 20 माइक्रोन तक का प्लास्टिक बनता था,
20 माइक्रोन तक का प्लास्टिक बनता था, उसकी थिकनेस होती थी 20 माइक्रोन। 20 से फिर 40 लाया गया कि आप 40 माइक्रोन से कम का प्लास्टिक नहीं बना सकते। और फिर जो 2016 का रूल आया है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, इसमें आपको 50 माइक्रोन कर दिया गया है कि 50 माइक्रोन से कम थिकनेस वाला प्लास्टिक आप मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हैं। तो ये रूल्स में यही सब बताया जाता है। तो ये कब बताया गया है? तो 2016 के रूल्स में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। And stipulate a minimum thickness of 50 micron for plastic kits and also to facilitate collection and recycling of plastic waste. Expand the jurisdiction of applicability of the municipal area to rural areas because plastic। ओके दोस्तों, बस इसमें ये ध्यान रखिए प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 में था कि 40 माइक्रोन को कम कर, मतलब थिकनेस जो था पहले 40 माइक्रोन, उसको आप 50 माइक्रोन कर दिए गए थे। ओके, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। नेक्स्ट देखिए, इन इंडिया डिस्कार्डेड डंप साइट। डिस्कार्डेड डंप साइट का मतलब होता है कि जो डंप साइट डिस्कार्ड कर दिया गया, मतलब एकदम जहाँ पर डंप साइट मतलब क्या, जहाँ लैंडफिल जिसको आप समझते हैं। डिस्कार्डेड मतलब बहुत दिनों हो गया है, उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। हैव टू बी शट डाउन मतलब बहुत दिनों से वो डंप साइट था, लेकिन उसको आप क्या करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। और बाय रेमिडिएट विद इन 5 ईयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कौन सा ऐसा रूल है जिसमें यह कहा गया है कि डिस्कार्डेड डंप साइट को आपको या तो बंद कर दो, ओके, या उसका बाय रेमिडिएटेड, उसको मतलब उसका उपचार करना है, ट्रीटमेंट करना है किसी प्रकार का, उसको मतलब रिव्यू करना है, उससे इन्वायरमेंट को, आसपास के वातावरण को किसी प्रकार नुकसान तो नहीं हो रहा है। तो 5 साल के अंदर उसको मतलब आपको ये चीज़ करना था। ये किस रूल में कहा गया है? बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल्स 2000 या रिसाइकल प्लास्टिक रूल्स 2005 या ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 या वेस्ट वाटर मैनेजमेंट रूल्स 2019। तो देखिए दोस्तों, इसके बारे में जो कहा गया था डिस्कार्डेड डंप साइट को शट डाउन करने के लिए, ये कहा गया था आपका ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। जो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 आया था उसी के अंतर्गत ये कहा गया था कि जो आपका डंप साइट है उसको या तो शट डाउन करो या उसको 5 साल के भीतर उसका आपको रिव्यू करना है, ओके, उसका बाय रेमिडिएट करना है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके देखते हैं। द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री रिप्लेस्ड द अर्लियर ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स ऑफ 2011 विद द ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है दोस्तों, इन्होंने 2011 का जो हमारा ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स था उसको रिप्लेस करके द्वारा 2016 में नया रूल्स लाया है। इसके अंतर्गत देखिए कम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प CFL बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट था दोस्तों। CFL उन दिनों ऑब्वियसली हमारे पास कोई उपाय नहीं था, तो CFL बल्ब बहुत बड़े पैमाने पर CFL बल्ब का यूज़ होता था, लेकिन उसमें मरकरी का यूज़ होता था। मरकरी हैवी मेटल है, ना, मरकरी क्या कॉज करता था, बाय मैग्निफिकेशन। इसका कंसंट्रेशन बढ़ते ही जाता है। कंसंट्रेशन यदि कोई इसको मान लीजिए आप ऐसे ही CFL को इधर उधर फेंक दिए और किसी मवेशी ने, किसी एनिमल ने उसको ले लिया, तो वो उसके मतलब बाय मैग्निफिकेशन उसका कंसंट्रेशन बढ़ते जाता है। ऑलराइट, और ये उसको मतलब इंटरनल किडनी वगैरह को खराब कर सकता है। मरकरी हैवी मेटल है, बहुत ही मतलब डेंजरस है। CFL एंड अदर मरकरी कंटेनिंग लैम्प हैव बीन ब्रॉट अंडर द प्रीव्यू ऑफ द रूल्स, मतलब इस रूल्स के अंदर 2016 का रूल के अंतर्गत आपको CFL को लाया गया था। इट ब्रिंग्स प्रोड्यूसर अंडर द एम्बिट ऑफ द EAPR और टुगेदर विद द टारगेट। देखिए इसके अंतर्गत ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछ सकता है कि इसको किस रूल्स के अंतर्गत इसको अंदर में लाया गया, तो ये 2016 जो आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, सॉरी ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के अंतर्गत लाया गया है EPR को, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी को। सेंसस टाउन बिलो A लाख, मतलब ऐसी टाउन, ऐसा शहर जहाँ जिसका जनसंख्या 1 लाख से कम है, वुड बी गिवन 3 years टू एस्टेब्लिश सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज। उसको 3 साल के अंदर मतलब सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करना होगा। ओल्ड एंड डिस्कार्डेड डंप साइट वुड हैव टू बी शट डाउन, जो पुराना और डिस्कार्डेड मतलब छोड़ दिया गया, वहाँ अब किसी प्रकार का डंपिंग वगैरह नहीं होता है, उसको या तो शट डाउन करो, पूरी तरह से उसको बंद करो, या उसका बाय रेमिडिएट करो 5 साल के अंदर। ये उस रूल में कहा गया था, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आपका जो 2016 था। ये सारे बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा दोस्तों, क्या क्या हुआ था। तो सबसे पहली बात जो 2016 का रूल था ई वेस्ट मैनेजमेंट, CFL वाल को उसके अंतर्गत लाया गया था। EPR एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी को उसके अंतर्गत लाया गया था। डंप साइट को आपको बंद करना था या उसको 5 साल के अंदर आपको उसको रिव्यू करना था, ये सब उसके अंतर्गत है। गार्बेज मैनेजमेंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्युनिसिपल बॉडीज, जो गार्बेज मैनेजमेंट है ये म्युनिसिपल बॉडी जो नगर पालिका के अंतर्गत आएगा ये। और म्युनिसिपल बॉडीज हैव द राइट्स, जो नगर पालिका है उसको ये अधिकार दिया गया था टू चार्ज यूजर फी एंड लेवी स्पॉट फाइन्स फॉर लिटरिंग एंड नॉन सेग्रीगेशन। अगर मतलब किसी प्रकार का नॉन सेग्रीगेशन हो रहा है, कोई अगर हमारे ई वेस्ट को सेग्रीगेट करके नहीं प्रोवाइड कर रहा है, तो ये जो म्युनिसिपल बॉडी है उसको राइट दिया गया था, अधिकार दिया गया था कि आप उस पर पेनल्टी लगा सकते हैं। ऑलराइट,
देखिए, ई कलेक्शन सेंटर शुड इंश्योर दैट द फैसिलिटीज आर इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड ऑफ गाइडलाइंस इशूड बाय द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो ई कलेक्शन सेंटर है उसको ये सुनिश्चित करना था कि जो भी गाइडलाइंस है हमारा CPCB का उसको फॉलो करना था। दे शुड ऑल्सो इंश्योर दैट नो डैमेज इज कॉज टू द इन्वायरमेंट ड्यूरिंग द स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ई वेस्ट। इसको ये भी सुनिश्चित करना था कि अगर हम ई वेस्ट को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं या उसको स्टोर कर रहे हैं उससे इन्वायरमेंट को किसी प्रकार का डैमेज ना हो। ये सारी बातों मतलब उसके अंतर्गत लिखा गया था। Consumers or bulk consumer of electrical and electronic equipment listed on Schedule 1 shall ensure that such end-of-life electrical and electronic equipment are not admixed with e-waste containing radioactive material as covered under the provision of the Atomic Energy Act 1962। और उसके अंतर्गत ये भी बताया गया था कि जो हमारा रेडियोएक्टिव वेस्ट है उसको आप ई वेस्ट के अंतर्गत ऑब्वियसली उसको मिक्स ना करें, उसको अंतर्गत इसको मिक्स ना करें। इन सब बातों को ध्यान रखें। तो ये सब रूल्स आपको जो है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन ई वेस्ट जो हमारा इन्वायरमेंट ई वेस्ट रूल्स जो था 2016 जो आया था दोस्तों 2011 के बाद, उसके अंतर्गत ये सब बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पूरा का हर क्वेश्चन दोस्तों अपने आप में इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चन के पीछे हम कंसेप्ट भी दोस्तों अच्छे से डिस्कस करते हैं। आपको जरूर इसे देखना चाहिए और इसे अपने कंसेप्ट को भी बिल्डअप कीजिए। ऑलराइट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अकॉर्डेंस विद द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के अंतर्गत व्हाट इज द मिनिमम परमिसेबल थिकनेस ऑफ प्लास्टिक कैरी बैग्स। ऑब्वियसली दोस्तों हम पर क्या है कि 2016 में जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आया था उसके अंतर्गत जो थिकनेस है प्लास्टिक का परमिसेबल थिकनेस कितना बताया गया, तो 50 माइक्रोन। पहले 25 था, सॉरी पहले 40 था, 40 को हटा के अब कितना कर दिया है तो 50 माइक्रोन, कि 50 माइक्रोन से कम का प्लास्टिक बैग आप नहीं बना सकते हैं। पहले हम डिस्कस किए थे दोस्तों, पहले 20 माइक्रोन तक प्लास्टिक बनता था, 20 से फिर कहा कि 40 से कम नहीं बना सकते हैं, फिर 40 को अब कर दिया है कि 50 से कम माइक्रोन का आप प्लास्टिक नहीं बना सकते। ये 2016 के रूल में कहा गया है। ऑलराइट, तो ध्यान रखिएगा इन बातों को। आइए एक बार और पढ़ लेते हैं इसको। जितना ज़्यादा इसको रिवीजन कीजिएगा दोस्तों आपका कंसेप्ट और मतलब बिल्ड होगा। इन ऑर्डर टू रिमूव प्रीवियस प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल्स 2018 ऐसे 11 जो 2011 का रूल था उसको हटा के 2016 में मतलब उसको अमेंड किया गया है, संशोधन किया है। देखिए इसमें क्या है कि जो मिनिमम थिकनेस है प्लास्टिक का 40 से 50 माइक्रोन कर दिया गया है। द 2016 प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स सीक टू इंक्रीज द मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लास्टिक कैरी बैग फ्रॉम 40 to 50 माइक्रोन and specify a minimum thickness of 50 micron for plastic sheets to in order to also promote the processing and recycling of plastic waste to extend the jurisdiction of the applicability from the municipal to rural areas. So plastic also has entered rural areas. आगे क्या किया है, they also seek to incorporate the obligations of manufacturer and generators both in the plastic waste management system and the implementation by producer brand owner of the recovery system of plastic waste in line with the एक्सटेंडेड ऑब्लिगेशन ऑफ प्रोड्यूसर को एक प्रकार से मतलब पूरी तरह से उसको भी बताया गया है कि इन सारी चीज़ों को आप फॉलो करें जो भी प्लास्टिक वेस्ट से रिलेटेड आपका है रूल्स है उन सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2006। देखिए ये भी वही क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट है, इट एम्स टू फिक्स ए मिनिमम थिकनेस ऑफ 80 माइक्रोन फॉर द प्लास्टिक वेस्ट। इसके अंदर मतलब 80 माइक्रोन रखा गया, जो नहीं दोस्तों 2016 का जो रूल्स है उसमें 50 माइक्रोन तक बताया गया है, तो ये तो गलत हो गया। इट एम्स टू प्रमोट द यूज ऑफ प्लास्टिक वेस्ट फॉर रोड कंस्ट्रक्शन। क्या रोड कंस्ट्रक्शन में प्लास्टिक वेस्ट का यूज़ कर सकते हैं? हम कर सकते हो दोस्तों ऑब्वियसली, हाँ तो ये कर सकते हैं। हमसे पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो पहला तो दोस्तों इनकरेक्ट हो गया, दो ही स्टेटमेंट, तो सेकंड हमारा क्या हो गया दोस्तों करेक्ट है। हम प्लास्टिक वेस्ट का दोस्तों रोड कंस्ट्रक्शन में हम यूज़ कर सकते हैं और ऐसा एक बार बताया भी गया दोस्तों। इसके पीछे हम पूरा कहानी बताते हैं आपको। देखिए दोस्तों, ये जो प्लास्टिक वेस्ट से एक केस स्टडी हुआ था, मतलब इससे रिलेटेड एक केस स्टडी हो सकता है, आपने पढ़ा होगा कभी केस स्टडी है प्लास्टिक वेस्ट से रिलेटेड, कि बेंगलोर में, अपने कंट्री में बेंगलोर में दोस्तों एक प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर था जिसका नाम था अहमद खान। वो पिछले 20 साल से प्लास्टिक बना रहे थे, उनका काम ही था प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग का, उनका 20 साल से प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग का काम था। लेकिन बाद में उनको एहसास हुआ कि प्लास्टिक तो अपने आप में बहुत बड़ा पोल्यूशन कॉज करता है। उनको धीरे धीरे एहसास हुआ कि हम पिछले 20 साल से भले ही इसमें हमको मुनाफा वगैरह हो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं ये इन्वायरमेंट को नुकसान तो पहुंचा रहा है प्लास्टिक। उनके मन में ऐसा आया, उन्होंने एक सोचा कि क्या ऐसा तरीका अपनाया जाए कि प्लास्टिक को हम, इसका जो है प्लास्टिक वेस्ट को, इसको हम इन्वायरमेंट से कम किया जा सके, इसका हम क्या उपयोग करें, इसका कहाँ से रिसाइकिल करें, उसको कम कैसे करें जो हमारा प्लास्टिक वेस्ट पूरी तरह से जो फैल चुका है। इन्होंने दोस्तों इन्होंने सोचा बहुत ज़्यादा, मतलब रिसर्च करने के बाद, बातचीत करने के बाद इनको पता लगा कि प्लास्टिक से हम पॉली ब्लेंड बना सकते हैं, प्लास्टिक से हम एक मिक्सर बना सकते हैं जिसका नाम है पॉली ब्लेंड, और इस पॉली ब्लेंड को हम बिटुमिन के साथ
बिटुमिन के साथ यदि हम मिक्स कर दें तो इससे हम रोड बना सकते हैं। ओके, पॉलीब्लेंड, प्लास्टिक के पाउडर से हम पॉलीब्लेंड बना सकते हैं और इस पॉलीब्लेंड को हम बिटुमिन के साथ मिक्स कर दें तो रोड को बनाने में हम रोड कंस्ट्रक्ट आसानी से किया जा सकता है। इन्होंने ऐसा किया दोस्तों। इनके हेल्प किया आरवी कॉलेज इंजीनियरिंग, जो इंजीनियरिंग का कॉलेज है बेंगलोर में, उनके मदद से इन्होंने पॉलीब्लेंड बनाया, उसको बिटुमिन के साथ मिक्स करा और लगभग 40 किलोमीटर का सड़क दोस्तों 2002 ईस्वी में 40 किलोमीटर सड़क इन्होंने बनवाया। इसके लिए उन्होंने क्या किया, प्लास्टिक वेस्ट कहाँ से जनरेट किया, ऑब्वियसली प्लास्टिक वेस्ट तो आपको कहीं एक जगह इकट्ठा तो नहीं मिलेगा, तो रैग पिकर, जो भी मतलब प्लास्टिक कचरा, ऑब्वियसली रैग पिकर आप जानते हैं ना, प्लास्टिक वगैरह को आपको वो पिक करता है कचरे से और उसको जाके बेच देता है। तो रैग पिकर को जो 40 पैसे प्लास्टिक मिलता था, जो भी रैग पिकर जहाँ से दोस्तों 40 पैसे वो प्लास्टिक बेचते थे, तो अहमद खान जी ने उनको 6 रुपये कहा कि तुम लाओ प्लास्टिक, हम तुमसे 6 रुपये केजी प्लास्टिक खरीदेंगे। देखिए कहाँ 40 पैसे और कहाँ 6 रुपये, तो इन्होंने उससे प्लास्टिक खरीदा। बहुत सारा जो रैग पिकर था बड़े पैमाने पर प्लास्टिक कलेक्ट कर करके, मतलब गली मोहल्ले जहाँ मिला, बहुत पुराना प्लास्टिक अगर कहीं ज़मीन के नीचे भी तो उसको भी निकाल के, क्योंकि कहाँ 40 पैसे कहाँ 6 रुपये दोस्तों, तो वो सारा जो प्लास्टिक है सबको लाया और इसको बेचा, अहमद खान जी को बेचा। और अहमद खान जी ने उसका प्लास्टिक, हम बताएं आपको कि उसका उन्होंने पॉलीब्लेंड बनाया। याद रखिएगा पॉलीब्लेंड, पॉलीब्लेंड क्या होता है, तो मिक्सचर ऑफ ए फाइन पाउडर रिसाइकल मॉडिफाइड प्लास्टिक, जो मॉडिफाइड प्लास्टिक होता है उसका फाइन पाउडर बनाया और इसको दोस्तों बिटुमिन के साथ, बिटुमिन का प्रयोग आपको रोड बनाने में किया था, बिटुमिन के साथ इसको मिक्स करा और बाद में रोड बनाया। तो 40 किलोमीटर का जो रोड बना के देखा इन्होंने, बेहतरीन रोड बना था और उसका लाइफ भी दोस्तों। रोड की सबसे बड़ी समस्या क्या होता है कि आपने गांव में भी देखा होगा कि रोड आपका एकदम पिचिंग बना देता है, पहली बरसात में ही वो क्या होता है, रोड पूरी तरह ध्वस्त हो जाता है। मतलब पानी इसमें पड़ता है, पानी जैसे ही आपका सही से उसमें टार या अलकतरा वगैरह नहीं देता है तो वो रोड ध्वस्त हो जाता है, पूरी तरह से नेस्त नाबूद हो जाता है, ठेकेदार अपना काम करके अपना पैसा बना के चले गए। लेकिन ये जो पॉलीब्लेंड को मिक्स करके और बिटुमिन को मिक्स करके जो रोड बनाया था दोस्तों, उसका वाटर रिपेलेंट जो था प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा था, उसके अंदर पानी भीतर नहीं जा पा रहा था और वो रोड की लाइफ जो है बहुत ज़्यादा, रोड मतलब लाइफ स्पैन भी बढ़ गई थी। तो अपने आप में ये केस स्टडी था प्लास्टिक वेस्ट पर और ये अच्छा काम भी किया। तो उन दिनों के बाद या उससे पहले भी थोड़ा बहुत काम हुआ था कि प्लास्टिक वेस्ट का रोड के कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ भी वही स्टेटमेंट था दोस्तों कि इट एम्स टू प्रमोट द यूज ऑफ प्लास्टिक वेस्ट फॉर रोड कंस्ट्रक्शन, कि ये जो रूल्स था हमारा 2016 का, कि उसमें बताया गया था कि आप एक तो 50 माइक्रोन का से कम का प्लास्टिक नहीं बना सकते, दूसरा प्लास्टिक वेस्ट अगर आप हो सकता है तो आप उसे रोड भी ले कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो सेकेंड स्टेटमेंट हमारा सही है। ऑलराइट, देखिए ये तो हम पढ़ चुके हैं कि 40 से 50 माइक्रोन करना था। सेकेंड है expand the jurisdiction applicability from the municipal area to rural areas because plastic has reached rural area also। तो जो म्यूनसिपल का, एक म्यूनसिपल को जो नगर पालिका या नगर निगम को जो अधिकार दिया गया था, पहले क्या था शहरी क्षेत्र में ही था, लेकिन प्लास्टिक जो इतना बड़े पैमाने में हैवॉक हो चुका है, मतलब बहुत ज़्यादा पॉल्यूट क्रिएट कर रहा है, तो इसका जुरिडिक्शन को बढ़ा दिया, क्षेत्राधिकार को बढ़ा दिया कि अगर आप किसी अर्बन साइड में भी, सॉरी हाँ पहले अर्बन साइड में तो था ही दोस्तों, तो रूरल साइड में भी इसके जुरिडिक्शन को बढ़ा दिया गया, यही याद रखिएगा, इसके जुरिडिक्शन को बढ़ा दिया गया है। टू ब्रिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसर एंड जनरेटर बोथ इन द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम एंड टू इंट्रोड्यूस कलेक्ट बैक सिस्टम, प्रोड्यूसर ब्रांड ऑनर एज पर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और EPR को भी इसके अंतर्गत लाया गया है, याद रखिएगा EPR आपको ई वेस्ट के अंतर्गत भी है और इसके अंतर्गत भी है। To introduce a collection of plastic waste management fee through pre-registration of the producer importer of the plastic carry। Next important line है to promote the use of plastic waste for road construction as per Indian Road Congress guideline or energy recovery or waste to oil etc for gainful utilization of waste and also addresses the waste disposal issue। मतलब प्लास्टिक वेस्ट से आप रोड को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ये बात उनमें गाइडलाइंस में बताया गया था। प्लास्टिक वेस्ट इन इंडिया देखिए, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के अनुसार इंडिया जनरेट 15 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट एवरी ईयर। 15 मिलियन टन दोस्तों, प्रत्येक साल भारत जो है 15 मिलियन टन पे प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करता है, बट ओनली 1/4 ऑफ दिस इज रिसाइकल्ड। मात्र उसका 1/4 ही उसका रिसाइकल होता है, लगभग 4 मिलियन के आसपास कह सकते हैं। ड्यू टू द लैक ऑफ फंक्शनिंग एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम दिस लीड्स टू बर्डन ऑफ द लैंडफिल एंड पुअर सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द वेस्ट पिकर मोस्टली वीमेन। ओके, इसके पीछे तो कारण ये है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम हमारा उतना दुरुस्त नहीं है, और दूसरा क्या है तो ये एक प्रकार से लैंडफिल पर भी बर्डन है, और जो पुअर रैग पिकर है उसके लिए भी एक प्रकार से उसके लिए सोशल इकोनॉमिक कंडीशन जो उसका भी इससे खराबी होता है। ऑब्वियसली वो जाके उसको पिक करते हैं, मार्केट में बेचते हैं, इससे कई सारे बीमारियों का भी मतलब ट्रांसमिशन होता है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड। विच मिनिस्ट्री हैज अनाउंस्ड द बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 टू इंश्योर इन्वायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट बैटरीज। देखिए वो कौन सा मिनिस्ट्री है जो बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2020 को अनाउंस किया है, मतलब उसको लागू किया है। ओके, फर्स्ट है आपका मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, सेकंड है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, थर्ड है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो आप आसानी से बता सकते हो, तो ये किसका है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसका ये काम है। किसने जारी किया है, तो बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट 2022, ये याद रखा है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। देखिए दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 ऑन अगस्त 24 2022 टू इंश्योर इन्वायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट, सॉरी बैटरी वेस्ट को किस प्रकार से हमको उसको मैनेजमेंट करना है उसके बारे में उन्होंने बताया है। द नोटिफिकेशन ऑफ दीज रूल्स इज in fact a transformational step towards implementation of the announcement made by Prime Minister नरेंद्र मोदी इन हिज एड्रेस टू द नेशन ऑन द इंडिपेंडेंस ऑफ 15 अगस्त। मतलब इसके बारे में मोदी जी भी बात किए थे 15 अगस्त 2021 को, इंडिपेंडेंस डे के दिन। द न्यू रूल्स विल एक्चुअली रिप्लेस द बैटरी मैनेजमेंट रूल्स 2001, ऑब्वियसली जो पहले आया था 2001 में आया था और उसको रिप्लेस करके 2022 में आया है। दिस रेगुलेशन कवर ऑल टाइप ऑफ बैटरीज सच एज इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज, पोर्टेबल बैटरीज, ऑटोमोबाइल। इसके अंतर्गत दोस्तों चाहे आपका इलेक्ट्रिक बैटरी हो, पोर्टेबल बैटरी हो सकता है, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, लिथियम सेल, इन दोनों जो मोबाइल में लिथियम सेल बैटरी यूज हो रहा है सबको इसके अंतर्गत रखा गया है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इज ए नोडल एजेंसी अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क ऑफ द सीपी, सेंट्रल गवर्नमेंट, फॉर प्लानिंग, प्रोमोटिंग, कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंटल एंड फॉरेस्ट्री पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। आप तो जानते हैं जो हमारा पर्यावरण मंत्रालय दोस्तों, इसके अंतर्गत ये सारा काम है कि किस प्रकार से जो भी पॉलिसी निर्माण, इसको पॉलिसी भी निर्माण करना है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन से रिलेटेड और इन सब बातों से रिलेटेड। ओके, द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस मिनिस्ट्री इज टू इम्प्लीमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। सबसे पहले मेन इसका जो जवाबदेही है कि जो भी पॉलिसी बना हुआ उसको इम्प्लीमेंट करना और जो भी प्रोग्राम वगैरह उससे रिलेटेड उसको देखना या उसको इम्प्लीमेंट करना। कंजर्वेशन ऑफ इट्स नेचुरल रिसोर्स इंक्लूडिंग, जो भी हमारा प्राकृतिक संसाधन है, चाहे लेक्स हो सकता है, रिवर, बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, एनिमल वेलफेयर एंड इंश्योरिंग प्रिवेंशन एंड अबंडेंट ऑफ पॉल्यूशन। हमारा जो भी आपका लेक्स है, रिवर्स है, बायोडाइवर्सिटी, सब क्या हमारा नेचुरल रिसोर्स है, इसको कंजर्व करना है। इन दिस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज पॉलिसीज एंड प्रोग्राम द मिनिस्ट्री इज गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड द प्रमोशन ऑफ पब्लिक वेलफेयर। देखिए इसको भी कौन गाइड करता है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास पर्यावरण, आप जानते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि डेवलपमेंट तो होना चाहिए, ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ बचे। मतलब डेवलपमेंट के चक्कर में हम इतना ग्रीड ना हो जाएं कि सारे के सारा संसाधन हम खत्म कर दें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यही है हमारा। और याद रखिए दोस्तों, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है टोटल कितना है, तो टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है दोस्तों। 2015 से 2020 के अंतर्गत इसको 2015 से 2030 तक इसको पूरा लक्ष्य को पूरा करना है। टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। और हमने पहले भी डिस्कस किया गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सब के लिए, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की बात करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 दोस्तों क्लीन वाटर सैनिटेशन के बारे में बात करता है, SDG 6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 वेस्ट जनरेटर हु जनरेट मोर देन, तो जो भी वेस्ट जनरेटर है जो कितना ज़्यादा वेस्ट जनरेट कर रहा है पर प्रोजेक्ट इन ए मंथ सेल सेग्रीगेट द वेस्ट इनटू वेरियस स्ट्रीम्स सच एज कंक्रीट, सॉइल, स्टील, वुड एंड प्लास्टिक, bricks and mortar and shall submit waste management plan and appropriate approval from the local authority before starting constructing or demolition of remodeling work। मतलब जो भी आपका जो कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट के अंतर्गत बताया गया है कि जो भी जनरेटर, मतलब वेस्ट जनरेटर जो भी वेस्ट जनरेट कर रहा है, कितना ज़्यादा से ज़्यादा कितना वेस्ट जनरेट करेगा, अगर उतना जनरेट कर रहा है पर मंथ तो उसको सेग्रीगेट करना पड़ेगा अलग अलग चीज़ों में कि कौन कैसा है, उसमें कंक्रीट वेस्ट है, सॉइल, स्टील कौन है, वुड है कौन है, उसमें प्लास्टिक कौन है, मतलब सबको आपको सेग्रीगेट करना पड़ेगा। कितना टन से ज़्यादा दोस्तों, तो 300 टन से ज़्यादा यदि कोई वेस्ट जनरेट कर रहा है, कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट में बताया गया है कि कोई भी जनरेटर जो 300 टन से ज़्यादा अगर वेस्ट जनरेट कर रहा है ना, तो उसको सारे वेस्ट को अलग अलग चीज़ों में उसको, चाहे कंक्रीट वेस्ट कौन है, स्टील कौन है, सॉइल कौन है, आपका प्लास्टिक, ब्रिक्स, मोर्टार, सबको आपको अलग अलग में उसको आपको सेग्रीगेट करना पड़ेगा। देखिए एज पर द कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, ये भी 2016 में आया है।
ड्यूटीज ऑफ द वेस्ट जनरेशन, वेस्ट जनरेटर का क्या क्या ड्यूटी हो सकता है, कर्तव्य। तो वेस्ट जनरेटर्स हु जनरेट मोर देन 20 टन और इन मोर इन ए डे और 300 टन पर मंथ, मतलब अगर डेली की बेसिस पे बात करें तो 20 टन से ज़्यादा और मंथली बात करें तो 300 टन से ज़्यादा, उसको सेग्रीगेट करना पड़ेगा अपने सारे वेस्ट को कंक्रीट में, सॉयल, स्टील, वुड एंड प्लास्टिक, ब्रिक्स एंड मोर्टार, अलग अलग सबको उसको मतलब सेग्रीगेट करना पड़ेगा। साथ ही साथ एंड सबमिट वेस्ट मैनेजमेंट प्लान एंड गेट अप्रोप्रिएट अप्रूवल फ्रॉम द लोकल अथॉरिटी, जो लोकल वहाँ का जो स्थानीय अथॉरिटी है अधिकारी, उससे उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा बिफोर स्टार्टिंग कंस्ट्रक्शन, डिमोलिशन और रिमोडलिंग वर्क एंड कीप द कंस्ट्रक्ट ऑथराइज्ड इन्फॉर्म्ड रिगार्डिंग, मतलब जो भी कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन का जो भी प्रोजेक्ट वगैरह का काम करना है उससे उसको अथॉरिटी लेना पड़ेगा पहले। ओके दोस्तों, तो ये कुछ हम अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए आपका वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स रेगुलेशन से रिलेटेड। सारा क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है और इसके पीछे का सारा लॉजिक, सारा कंसेप्ट हमने आपके साथ डिस्कस किया है दोस्तों। प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा, आपके एग्जाम में हेल्प कर सकता है, आप अपने अनुभव के बेसिस पे बताइएगा। ओके, और प्लीज़ दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। कोई आपका मित्र अगर तैयारी कर रहा है इन चीज़ों का तो उसको भी शेयर कीजिए। ओके, इसके अलावा कोई आपका क्वेरी हो सकता है, कुछ आपको जानना है, कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही दोस्तों, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसको रिप्लाई करेंगे दोस्तों। टाइम मिलता है तो हम सबका रिप्लाई करते हैं, आप जाके कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं। और दोस्तों अभी तक बहुत सारे वीडियोज़ हम अपलोड किए हैं दोस्तों, अपने मेहनत से जितना हम कर पाते हैं दोस्तों। बहुत सारा इसमें मेहनत लगता है, बहुत सारे एनर्जी लगता है, टाइम लगता है, आप जानते हैं दोस्तों। तो थोड़ा बहुत आप प्लीज़ चैनल को लाइक किया कीजिए, देखा कीजिए, कुछ अच्छा कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। आपको अगर मेरा काम पसंद आ रहा है तो कुछ अपने मन से लिख सकते हैं, कहीं पर हो सकता है कि हमें इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, तो आप ज़रूर उसके लिए भी फीडबैक दे सकते हैं आप अपना। ओके, कि हम कहाँ पर सुधार करें ताकि और बेहतर किया जा सके। ऑर्डर दोस्तों, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, पढ़ते रहें।